नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शंकराचार्य विवाद पर लगातार घिरती योगी सरकार। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने योगी सरकार को घेरा, बोले सत्ता स्थायी नहीं होती। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक तंत्र को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य परंपरा सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, न कि किसी सरकारी आदेश या प्रमाण पत्र पर। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का श्रृंगेरी पीठ में विधिवत अभिषेक हुआ है, जिसके वो स्वयं साक्षी रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा संतों की पहचान पर सवाल खड़े करना धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप के समान है, जो स्वीकार नहीं हो सकता। माघ मेले से जुड़े घटनाक्रम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गंगा स्नान जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से किसी भी साधु संत या ब्राह्मण बालक को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने इसे आस्था पर आघात बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में असंतोष पैदा करती हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। सत्ता के अहंकार में लिए गए निर्णय अक्सर समाज में आलोचना और असंतोष का कारण बनते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष और योगी की तनातनी सामने आई। 50 मिनट का भाषण, पीएम की तारीफ, योगी का नाम नहीं लिया। माघ मेला विवाद पर भी दिया इशारों में संदेश। योगी आदित्यनाथ की अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी तनातनी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल कानपुर में बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और नेतृत्व की जमकर तारीफ की। लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। इसी बात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की दिशा बदल दी है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों का भी संकेत दिया और कहा कि संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पार्षद महापौर विवाद पर बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि संगठन में अनुशासन जरूरी है। माघ मेले और धार्मिक आयोजनों से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि आस्था के मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है। मसूरी में सूफी बाबा बुल्ले शाह की तोड़ी गई मजार, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने ली जिम्मेदारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तराखंड के मसूरी में असामाजिक तत्वों ने सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह के नाम से बनी मजार तोड़ दी। जूते पहनकर मजार में घुसे लोगों ने हथौड़े से इसे तोड़ दिया। इस घटना के बाद मजार समिति ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हरिओम, शिवाऊ और श्रद्धा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ली है। मजार को तोड़ने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ मजार तोड़ने 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। असम वोटर लिस्ट पर बड़ा सियासी विवाद, विपक्ष का आरोप फर्जी आपत्तियों से नाम हटाए जा रहे। सीएम हेमंता बोले कानून के दायरे में कुछ उत्पाद करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 के जरिए वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर हजारों लोगों के खिलाफ एक साथ आपत्तियां दर्ज की गई हैं। कई मामलों में लोगों को मृत या स्थान बदलने वाला बताकर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है ये प्रक्रिया खास समुदायों को निशाना बनाकर की जा रही है। उनका दावा है कि निर्दोष नागरिकों के वोटर अधिकार खतरे में हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नोटिस सिर्फ मियां यानी बांग्लादेश मूल के मुस्लिम प्रवासियों को भेजे गए हैं। उनका कहना है ये कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है और इसका मकसद राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्तर पर असम के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें खुली छूट मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस समेत 6 विपक्षी दलों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून के दायरे में कुछ उत्पाद करेंगे ताकि मियां समुदाय पर दबाव बना रहे। विपक्ष का कहना है कि ऐसा बयान चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। दिल्ली कार्यक्रम से भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव बढ़ा, शेख हसीना के बयान पर ढाका सरकार नाराज। दोनों देशों की रिश्तों को ऐसी घटनाएं खराब करेंगी, बोला बांग्लादेश। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान सार्वजनिक कार्यक्रम में सुनाया जाना बांग्लादेश की जनता को हैरान और स्तब्ध करने वाला है।
ये कार्यक्रम फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब साउथ एशिया दिल्ली में हुआ था, जहां अवामी लीग के नेताओं ने सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश नाम से प्रेस इवेंट किया। इस दौरान शेख हसीना के अंग्रेजी और बांग्ला में रिकॉर्डेड संदेश मीडिया को सुनाए गए। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि शेख हसीना एक भगोड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया है। ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की है ताकि वो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर सकें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम की अनुमति देना दो देशों के बीच संबंधों के नियमों जैसे संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में दखल न देना और अच्छे पड़ोसी संबंध के खिलाफ है। बांग्लादेश ने चेतावनी दी है इस तरह की घटनाएं भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बयान में कहा गया है कि इससे आने वाली निर्वाचित सरकारों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। पद्म पुरस्कारों में दिखा बड़ा सियासी संदेश, विपक्ष और सत्ता दोनों के नेताओं को सम्मान, चुनावी राज्यों से कई नाम, बढ़ी चर्चा। इस साल घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में सिर्फ कला, समाज सेवा या साहित्य नहीं बल्कि राजनीति से जुड़े बड़े संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं को सम्मान देकर एक संतुलित संदेश देने की कोशिश की। सूची में सीपीएम के दिवंगत नेता वीएस अच्युतानंदन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन जैसे बीजेपी के वैचारिक विरोधी भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी और जनसंघ से जुड़े रहे वीके मल्होत्रा को भी सम्मान मिला है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों से बड़ी संख्या में पुरस्कार विजेता चुने गए। केरल से ही 5 पद्म विभूषण में से 3 नाम हैं। वीएस अच्युतानंदन और शिबू सोरेन को मरणोपरांत सम्मान देकर सरकार ने विपक्षी विचारधारा के नेताओं को भी मान्यता दी। केरल में प्रभाव रखने वाले वेल्लापल्ली नटेशन को पद्म भूषण दिया गया। वो एसएनडीपी योगम से जुड़े हैं और उनका प्रभाव पिछड़े हिंदू एजावा समुदाय में है। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र को भी पद्म विभूषण दिया गया है। वो पंजाब और जाट समुदाय में लोकप्रिय माने जाते हैं। इसे भी एक सामाजिक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी राज्यों से ज्यादा नामों का चयन और अलग अलग समुदायों को सम्मान देना आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस में भारत की ताकत की झलक, यूरोपीय नेताओं के साथ भव्य गणतंत्र दिवस ऑपरेशन सिंदूर के हथियारों के मॉडल होंगे प्रदर्शित। ऑपरेशन सिंदूर की कर्नल सोफिया कुरैशी सम्मानित। भारत अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत बड़ी शोहरत के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित करेगा। इस आयोजन में तैयार किए गए सैन्य यूनिट और ऑपरेशन सिंदूर में तैनात बड़े हथियारों के मॉडल भी प्रमुख आकर्षण होंगे। ये सभी चीजें देश की शक्ति और तकनीक को दर्शाएंगी। देश की राजधानी में सोमवार 26 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन मुख्य अतिथि होंगे। 75वें गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और शुभकामना कार्यक्रम सुबह से दोपहर तक आयोजित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को 2026 की गणतंत्र दिवस सम्मान सूची में विशिष्ट सेवा मेडल के लिए चुना गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस समय चर्चा में आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सैन्य कार्रवाई की जानकारी देश के सामने साझा की गई थी। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ मिलकर हमलों की दिन प्रतिदिन की जानकारी दी थी। उनकी साफ और सटीक ब्रीफिंग ने ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियों को जनता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान दिया जा रहा है। रणनीतिक साझेदारी पर भारत और यूरोप एकजुट, टूटी दुनिया में सहयोग का रास्ता, बोली यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। भारत और यूरोपीय संघ ने दुनिया को एक टूटी हुई वैश्विक स्थिति के बीच सहयोग का नया रास्ता दिखाने की बात कही है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन ने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन को चुना है। दिल्ली दौरे की शुरुआत में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अब अंतिम चरण के करीब है। अगर ये समझौता होता है तो दोनों पक्षों को बड़े आर्थिक फायदे मिल सकते हैं। यह शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे माहौल में भारत ईयू की नजदीकी को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। उर्सुला वोन डेर लेन ने कहा है कि भारत और यूरोप दिखा रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी साझेदारी और संवाद का रास्ता अपनाया जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.